नमस्कार, मैं हूं अंकित और आप देख रहे हैं बिहार की बात। बिहार में प्रशांत किशोर चर्चे में हैं। प्रशांत किशोर ने एक बयान दिया है। प्रशांत किशोर ने कहा कि नीतीश कुमार इस बार 25 से ज्यादा सीटें लाएंगे तो हम संन्यास ले लेंगे। पत्रकार ने पूछा तो उन्होंने जवाब दिया। इसके साथ उन्होंने ये भी कहा कि पश्चिम बंगाल में हमने बीजेपी के लिए इस तरीके का कुछ बयान दिया था, तब हमने संन्यास नहीं लिया, अब हमको नहीं लेना पड़ेगा, इस बार भी ये सच होगा। तो क्या प्रशांत किशोर के इन दावों की सच्चाई है, इसके पीछे की क्या बातें हैं, इन सब पे बात करेंगे और बिहार के समीकरण को समझेंगे और इसके साथ ही जदयू का पक्ष क्या है उसको भी सुनेंगे, राजनीतिक विश्लेषकों को सुनेंगे। पहले इन बयानों को सुनिए। जैसे टुटपुंजिया नेता 100 आ जाएंगे तो भी कुछ नहीं होने वाला है। जब गीदड़ की मौत आती है तो शहर की ओर भागता है, और संजय जायसवाल जैसे नेता जब उनका दुर्दिन आना होता है तो प्रशांत किशोर जैसे लोगों से उलझते हैं। 25 सीट लाती है तो हम राजनीति छोड़ देंगे। आपने नहीं आएगा, आप चिंता मत कीजिए। जैसे भाजपा को बंगाल में 100 सीट नहीं आया और हमको संन्यास नहीं लेना पड़ा, वैसे जदयू को बिहार में 25 सीट नहीं आएगा। हम 25 सीटों की बात तो छोड़ दीजिए, एक बहुत ही शानदार स्ट्राइक रेट के साथ बिहार में 225 सीटें, जिसमें जनता दल यूनाइटेड की एक बड़ी भूमिका होगी। और शायद वो भूल रहे हैं कि पिछले लोकसभा चुनाव में सर्वाधिक बेहतर स्ट्राइक रेट हमारा था और सबसे ज्यादा विधानसभा क्षेत्रों में बढ़त भी हमारे पार्टी की थी। ये जो पार्ट टाइम पॉलिटिशियंस जो राजनीति में आकर लंबी लंबी बातें कहते हैं, प्रशांत जी की दुकान बंद होने का वक्त जरूर है। जनता जनार्दन के अदालत में सब लोग जा रहे हैं, किसको कितना सीट मिलेगा और कितना नहीं मिलेगा, कौन राजनीति से संन्यास लेगा ये जाने। लेकिन जेडीयू समाप्ति की ओर है, ये सबको पता है। 25 सीट दे करके वो जेडीयू को जिंदा कर रहे हैं, चूँकि जेडीयू में रहे हैं और आदरणीय गृह मंत्री श्री अमित शाह जी के कहने पर जेडीयू में उपाध्यक्ष बने थे। तो चिंता स्वाभाविक है, और जिनके लिए काम कर रहे हैं सरकार के लिए, तो ये सब बता रहा है कि उनको अभी भी सरकार में बैठे लोगों के साथ उनका संबंध है। देखिए, प्रशांत किशोर इलेक्शन स्ट्रेटजिस्ट हैं। उनके स्ट्रेटजी का पार्ट है कि किसी को कम करके बताना और अपने को बढ़ा के बताना, यही वो काम कर रहे हैं। वो सिर्फ बयानबाजी कर रहे हैं। आप अपना चुनाव लड़िए, आप बताइए कि आपको कितनी सीटें आने वाली हैं। लेकिन जेडीयू को 25 आएगी तो मैं पॉलिटिक्स छोड़ दूंगा, आप आए कब हैं? आपको सिर्फ दूसरी पार्टी के बारे में आकलन करने के वक्त में आप स्ट्रेटजिस्ट का मतलब ये नहीं है। आपको ये भी मालूम होना चाहिए कि कई चुनाव आपने स्ट्रेटजी के तौर पर लड़ाए और वो हारे भी हैं। तो प्रशांत किशोर के बयान पर शाहनवाज हुसैन कह रहे हैं कि आपने कई चुनाव लड़ा और हारे, इसके बारे में आप नहीं बता रहे हैं और इनका काम है सीट कम करके बताना और किसी का बढ़ाकर बताना। लेकिन आरजेडी क्या कर रही है? आरजेडी सीधे कह रही है कि जो 25 सीटें जदयू की बता रहे हैं प्रशांत किशोर, ये भी ज्यादा बता रहे हैं, क्योंकि वो जदयू से आए हैं और अमित शाह ने उनको उपाध्यक्ष बनने के लिए उनको उनके नाम की चिट्ठी लिखी थी या सिफारिश की थी। ये दोनों का पक्ष है। अब सवाल यह है कि प्रशांत किशोर की इन दावों के पीछे कितना दम है और क्या प्रशांत किशोर जो कह रहे हैं क्या वाकई में वो स्थिति है बिहार में? जनता दल यूनाइटेड कमजोर हुई है, नीतीश कुमार क्या कमजोर हुए हैं? इसी पर है आज की पूरी चर्चा और अपने मेहमानों से परिचय आपका करवा देते हैं। तो आज के इस बहस में, बातचीत में जो मेहमान हैं हमारे, जदयू से हैं GM शहीन जी हैं और जनसुराज से विवेक कुमार जी हैं और इसके साथ ही वरिष्ठ पत्रकार हमसे जुड़ चुके हैं पंकज भारती जी और संतोष कुमार जी। आप सभी का स्वागत है सर। पहले मैं, चूंकि जनसुराज की बात शुरुआत हुई थी, तो विवेक कुमार से जो शुरू करूंगा, फिर मैं जदयू पर जाऊंगा। विवेक जी, प्रशांत किशोर ने दावा किया है और वो खुले मन से ये बात बोल रहे हैं कि बंगाल की तरह ही यहाँ का भी दावा सच होगा, मुझे संन्यास नहीं लेना पड़ेगा। क्या ये कहा जाए कि वाकई में सीटें कम करके बताना एक स्ट्रेटजी है जिसके तहत एक संदेश जाए कि हाँ जदयू कमजोर हुई? क्योंकि जितने लोग जानकार, यहाँ भी कई लोग बैठे हैं और हम तमाम चर्चा करते रहते हैं, अभी तक तो ऐसा कोई रिपोर्ट भी या कोई एनालिसिस तक नहीं आया कि 25 से भी कम जदयू जा सकती है। पिछली बार तो चिराग वोट काटे थे, इस बार चिराग भी एड ऑन है। तो आप लोग मानते हैं एकदम से 25 से कम आएगी?
बहुत बहुत धन्यवाद अंकित जी। मेरी आवाज आ रही है आपको? एकदम बढ़िया, क्लियर आ रही है। नहीं, देखिए, पहले तो इस बात को समझिए कि प्रशांत जी ने अगर कोई टिप्पणी की भी तो इतना ज्यादा परेशान हो जाना, इतना विचलित हो जाना, उन पर व्यक्तिगत टीका टिप्पणी करने लग जाना अपने आप में एक घबराहट दिखाती है। अगर मैं आपको बोलूं कि कौवा कान लेकर चला गया, तो अपना कान देखिएगा कि कौवा को देखिएगा। तो अगर कोई टीका टिप्पणी हुआ तो इतना ज्यादा विचलित हो जाना, इतना परेशान हो जाना, ये कौन है, ये राजनीतिक नहीं करते हैं, इसका कोई मतलब नहीं है। दूसरा, प्रशांत जी ये आंकड़े कहां से बता रहे हैं, ये इसका एक वैज्ञानिक तर्क समझिए। प्रशांत जी जितना जनता के बीच में रहे हैं पिछले 3 साल, मुझे लगता है कि पिछले 30-40 साल में नेताओं को आदत था पटना में बैठकर राजनीति करने की। और गैस पेपर जो बिहार का रहा है कि 1 महीना पहले चुनाव के जाकर जाति धर्म की बात करना, मुर्गा भात की बात करना और फिर आखिर में पाउच की बात करना, तो कहीं ना कहीं उस प्रचलन को भी प्रशांत जी ने हटाया। और बिहार के हर नेता, हर पार्टी को जमीन पर उतरना पड़ रहा है, चाहे वो हवाई जहाज से उतरे कि गाड़ी से उतरे। तो वहां पर आप जब नीचे जा रहे हैं तो आपको ये क्लियर दिख रहा है। और इसका वैज्ञानिक तर्क ये है कि ये जनता की फितरत है। ठीक है। अगर आप देखिए अंकित भाई, कभी आप मेरे यहाँ आए और आपको मैंने कुछ खाना खिलाया, तो आप कहेंगे यार विवेक जी उस दिन वाली बात नहीं है। तो बिहार की जनता ने पहले 15 साल जंगल राज देखा और उनको लगा भैया इसको हटाना है, तो धीरे 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 काट के साफ कर दिया। 95 के बाद लालू जी कभी नहीं जीते बिहार। फिर 2005 में नीतीश जी आए, नीतीश जी ने 2005 से 2010 अच्छा काम किया तो उसको जनता ने और ज्यादा समर्थन दिया। 2010-12 के बाद नीतीश जी और जेडीयू या एनडीए की सरकार ने बिहार को और गरीबी के गर्त में डाल दिया और अपराधी राज शुरू कर दिया। तो अब जनता ने लालू जी को चख लिया, जनता ने नीतीश जी को चख लिया और पिछले 3 साल में जनता ने कहीं ना कहीं बदलाव को भी चख लिया कि भाई बदलाव होना चाहिए, बदलाव का टेस्ट कैसा है, बदलाव का कैरेक्टर कैसा है, बदलाव का रंग क्या है, बदलाव का चुनाव चिन्ह क्या है। यह जनता जब समझ गई है तो जनता इतनी बेवकूफ नहीं है जितना नेता समझते हैं। तो अब जनता ठगाने के मूड में नहीं है। तो जाहिर सी बात है, जब जनता को बेहतर विकल्प मिल गया, जनता के पास वो मजदूरी या बंधुआ मजदूरी का विकल्प, उनके पास पहले बंधुआ मजदूरी का विकल्प था कि भैया ये या ये, आप समझिए अंकित जी, आखिरी बात अंकित जी, आखिरी बात रखूंगा अंकित जी, कि भैया अगर कोई प्यून भी अप्लाई करता है तो 7 लाख आवेदन होता है। अब बिहार का मुख्यमंत्री और राजा बनना है तो ये कहीं ना कहीं माहौल बन गया है कि या तो लालू जी या नीतीश जी। तो इसका समय खत्म, बिहार की जनता ने मिलकर अपना विकल्प बना लिया है। तो जाहिर सी बात है कि हम लोग जो ग्राउंड पर जा रहे हैं, प्रशांत जी ने 25 जीबी थोड़ा ज्यादा ही, मैं कहूंगा थोड़ा बेनोवलेंट हो गए हैं और वो आकलन कर दिया है। बिल्कुल साफ हो जाएगी दोनों पार्टी, क्योंकि लिए बिहार में अब सिर्फ जनता का राज आएगा और जन स्वराज को ही जो मिलना है मिलेगा। आप ये कह रहे हैं, ठीक है। आपका ये अपना पक्ष भी तो हो सकता है, इसके पीछे क्या तर्क है, क्या फैक्ट है? सिर्फ अपने पक्ष में अगर हम बोलें कि जनता ने चुन लिया है, जनता ने हमें तय कर लिया है, जनता को बेहतर विकल्प मिल गया है, बेहतर विकल्प मिला है कि नहीं मिला है ये तो चुनाव के बाद तय होगा ना, ये तो जनता डिसाइड करेगी। हम कैसे कह दें कि हम ही जनता के बेहतर विकल्प हैं? प्रशांत किशोर खुद कहते हैं ना कि अगर आप चुन रहे हैं तो किसी को चुनिए सोच समझ, मुझे ही मत चुनिए, जिसको चुनिए सोच समझ चुनिए। फिर प्रशांत किशोर ये भी कहते हैं कि जनता के लिए बेहतर विकल्प हम ही हैं, बेहतर वो मिल गया है। तो कोई सर्वे होगा, कुछ होगा। पहले जैसे आप लोग आईपैक, आप लोगों का एक वो था, कंपनी था जो आज भी है, अब आप लोग कहने उससे अलग हो गए हैं। तो कुछ सर्वे कराए हो, कुछ आपके पास ये फैक्ट हो जिसके आधार पे आप ये कहें कि नहीं 25 से कम सीटें आएंगी, जैसा कि आरजेडी भी कह रही है। भाई सबसे बड़ा जो सर्वे है वो जनता का सर्वे है। बिहार बदलाव सभा में आप खुद आ जाए अंकित जी और पूछ लें कि क्या आपको बदलाव चाहिए। अब वो बदलाव किस दिशा में होगा ये तो चुनाव बताएगा। हम भी बोल रहे हैं, प्रशांत जी भी बोल रहे हैं, लेकिन जनता से पूछ रहे हैं क्या आपको बदलाव चाहिए। तो जितने लोग भी मिल रहे हैं बोल रहे हैं भैया बदलाव तो चाहिए, बदलाव चाहिए। तो बदलाव किसको बदलेंगे? जो सरकार में 20 साल से है, जिसके आप कह सकते हैं कि कहीं ना कहीं राज्य में बिहार 2005 में भी सबसे गरीब राज्य था और आज भी सबसे गरीब राज्य है, मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी में नंबर 1 है। तो बिहार बदलाव सभा जो हो रही है, जिसमें हजारों लोग आ रहे हैं, वो कह रहे हैं कि भैया बदलाव चाहिए, किसी भी कीमत पर बदलाव चाहिए। तो किसको बदल कर चुनेंगे? जंगल राज को चुनेंगे? आप ही बता दीजिए। तो तर्क है, ये तो सीधा सा तर्क है, जो कोई भी पढ़ा लिखा इंसान हो या ना हो, लेकिन उसकी बुद्धि जो होगी इस बात को समझेगी। इसमें पढ़ाई लिखाई का कोई मतलब नहीं है। ये कम्युनिटी, इसको अंकित जी बोलते हैं कम्युनिटी विजडम। समुदाय की जो अपनी ताकत होती है, समुदाय की जो बुद्धिमत्ता है, वो कहती है कि भाई बदलाव लाना है
तो बदलाव ये लाकर तो आप भाषण जंगल दे राज रहे हैं, को 20 चुन मिनट से तो लेंगे, ये बोल रहे हैं। आप और नहीं मैं हाँ खराब चुन ठीक है लेंगे। ठीक है जीएम सही जी के पास चलूंगा कि इनका आरोप है कि ये कह रहे हैं कि ये सब चीज़ें गड़बड़ हुई हैं और अब ऐसा लग रहा है और जो भीड़ दिख रही है उन सब चीज़ों से प्रतीत हो रहा है कि आपकी सीट कम आएगी। आप भी लोगों से मिल रहे हैं और आपकी क्या स्थिति है वर्तमान में और इनके आरोपों अंकित को जी, आप आप कैसे देखे लेते ना, हैं? भाषण दे रहे थे इनके नेता जो अभी आए थे पैनल पे, ये तो 20 मिनट से खाली भाषण दे रहे हैं। यहाँ पर थोड़ी डिस्कशन है, तो उनका वो प्लेटफॉर्म बना हुआ है। देखिए, मैं बता रहा हूं, जहां तक इसका प्रशांत किशोर का सवाल है, ये हमारी पार्टी में क्या कर रहा था ये आदमी? इसको थोड़ा सा पैसे ममता बनर्जी ने भी दिया, थोड़ा सा पैसे अभी हम लोग दे दे, इसकी यहां तक राजनीति है। और यकीन मानिए, अभी अपनी पार्टी को बोलेगा साहब जेडीयू में है, हम लोग बिल्कुल ठीक। ये इज ए बिजनेसमैन, आपको समझना पड़ेगा। जिस आदमी की आप बात कर रहे हो, ही वाज इन भारतीय जनता पार्टी, ही वाज इन कांग्रेस, ही वाज इन ममता बनर्जी। अब इनको वहां से शायद इनने क्या सोचा कि एक बिकॉज इज ए बिजनेसमैन, पॉलिटिशियन तो है नहीं। इनको कहाँ ये पता है कि यहाँ पर जो इतने सारे एयरपोर्ट खुले वो क्या है, जो 18,000 जर्नलिस्टों को पेंशन अभी आ रही है, व्हाट डज दैट मीन? इनको ये पता है कि बिजली जो है पावर 105 यूनिट्स बिहार में फ्री मिल रहा है। इस चीज की अहमियत है कि जो इनका ओल्ड एज पेंशन है वो 4,000 रुपए है। ये जानते हैं कि किन गरीबों और बच्चों की और बुजुर्गों की दुआएं जनता दल के साथ है, एनडीए के साथ है। एनडीए वोट मांगेगा, हम लोग भी कल को फील्ड में जाएंगे, अपने काम के साथ जाएंगे। अरे इन्होंने भड़काऊ भाषण के सिवा कुछ और किया है? पिछली दफा छात्रों के साथ चले गए। छात्र जब उनका प्रदर्शन चल रहा था, पहले उनको बोला कि भाई मैं तो आपके प्रोग्राम में हूं, बाद में जब देखा कि वहां पर पूरा मैदान खाली था, 15 कुर्सियां लगी थी वहां पे, फिर दूसरी जगह कहीं छात्र के उसमें प्रदर्शन में चले गए। वहां जब पुलिस ने लाठी मारी तो ये आदमी भाग गया, चप्पल छोड़ के भाग गया। आप किनकी बात कर रहे हो? ये तो वक्त वेस्ट करने की बात सर है। ये तो कह रहे हैं कि 2015 में आप सुनिए। लोगों की जो जीत हुई थी वो भी जीत इनकी वजह से हुई थी। अरे इनका बाप बड़ा रे योगदान बाप था, रे, इन्होंने हम ही तो मिलवाया आपको लालू अरे यादव अरे से। अरे अरे आज जो मोदी जी देश को चला रहे हैं वो इनकी वजह से है। अरे बाप रे बाप रे, क्या बात करते हैं आप? ये कहीं किसी मुकाबले में है क्या? अभी इलेक्शन होने वाला है, या अपनी सीट जीत के दिखाए। ये दूसरों को क्या कैलकुलेशन कर रहे हैं भाई आप लोग? दूसरों के साथ इन लोगों को क्या है? ये अपना देखिए, जनसुराज कहाँ खड़ा है, एक सीट भी ले पाते हैं ये लोग। अरे अपना दामन देखिए ना, आप दूसरों को ऊपर क्यों पिटने? ये बोल रहे हैं, जनसुराज हम बोल लोग- रहा है कि हम अरे बिहार में ये- सरकार बनाने की स्थिति में, हम हम सरकार कौन बनाएंगे। लोग सरकार, कैसी सरकार ख्वाब देख रहे हैं ये लोग? अभी ब्लड प्रेशर इनका हाई हो जाएगा, इलेक्शन होने दो। ये 20-20 गोलियां खाएंगे इलेक्शन के दौरान, आप देखिए। और जितना पैसा वहां से कमाया है ममता से, कांग्रेस से, मध्य प्रदेश से, महाराष्ट्र से, सब पैसा डूब जाएगा, इतना कंगाल हो जाएगा। ये देखिए मेरी बात, आप याद रखिए। मतलब ये आपका कहना है कि ये ऐसा नहीं पैसा जो बाहर से आया उसके दम पे सारी चीजें चल रही हैं, लेकिन ये एक आरोप है, आरजेडी भी कह रही है कि उससे क्या फर्क पड़ रहा है? तो ये बोलते रहे, हम लोगों को इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। मैं तो बता रहा हूं कि अपनी सीट जीत के दिखा दे भाई। आप बाकी लोगों को तो दूर की बात है, बाकी ठीक है भाई। बड़ा, बहुत बड़ा, ये महात्मा गांधी थे तो जेडीयू में क्या कर रहे थे? और क्यों अमित शाह जी से फोन करवाया था कि मेरे को पार्टी में रखवा लीजिए भाई? ये कोई बात बनती है? ये समझता है कि मैं बहुत बड़ा लीडर बन गया बिहार में। यहाँ कितने लोग आए, कितने लोग जाएंगे? ये छोटी मोटी पार्टियां रोज यहाँ बनती है, रोज चले जाती है। आप कह रहे हैं कि छोटी मोटी पार्टी है और आती जाती रहती है। बनती ठीक है, मैं संतोष जी के पास चलूंगा। संतोष जी, मैं आऊंगा विवेक जी आपके पास। संतोष जी, अभी थोड़ा सा जब ये बातें चल रही हैं कि 25 सीट आएगी, 25 से कम आएगी, आरजेडी ने तो ये कह दिया कि 25 भी इसलिए दे दिया क्योंकि ये लोग जदयू से आए हैं, इसलिए ज़्यादा सीटें दे दिया। क्या आकलन कहता है आपका कि या ये सिर्फ बयान है, या फिर एक जो बात जो पश्चिम बंगाल में चल गई थी, पश्चिम बंगाल में बोला था कि 100 से कम सीटें बीजेपी की रहेगी और सही हो गई। इसके बाद आप लोग भी थोड़ा सा इस चीज़ को लेके अलर्ट हैं, जो कि पॉलिटिक्स को समझते हैं और इन चीज़ों को जानते हैं बिहार को, कि हो सकता है प्रशांत किशोर की बात सही हो जाए, 25 से भी कम आए। क्या ऐसी स्थिति बन सकती है क्या, जबकि चिराग पासवान उनके साथ हैं जदयू के? देखिए, अगर नीतीश कुमार अकेले चुनाव लड़ते हैं, गठबंधन नहीं होता है, तो प्रशांत किशोर की बात सही हो सकती है कि भाई अकेले अगर जनता दल चुनाव लड़ता है, किसी से गठबंधन नहीं, तो सही बात है 20-25 सीट में सिमट जाए। लेकिन अभी एनडीए का गठबंधन है, चिराग पासवान साथ हैं, गठबंधन अभी सबसे मजबूत गठबंधन एनडीए का।
तो ऐसी परिस्थिति में 25 सीट अगर जनता दल यू को आएगी तो भाजपा को कितनी सीटें आएगी? अगर उनको 25 सीट आएगी तो भाजपा भी 25 से 40 सीट में सिमट जाएगी। तो इसका मतलब तेजस्वी की सरकार बनना तय है। अगर प्रशांत किशोर की बात से माने तो ये सब बस एक स्टंटबाजी है, बस चुनाव से पहले बयानबाजी है प्रशांत किशोर जी का। अभी आप देखिए प्रशांत किशोर जी क्या कर रहे हैं, क्रेडिट कार्ड बांट रहे हैं 10-10 रुपया लेकर के, मार्केट में काउंटर खोले हुए हैं कि भाई ये क्रेडिट कार्ड ले लो, चुनाव के बाद सरकार बनेगी तो 20,000 रुपया, 10-10 रुपया का क्रेडिट कार्ड मेरे पास भी आया है लेकर के कि देखिए नहीं मिल रहा है, तो गांव-गांव में वो क्रेडिट कार्ड बेचा जा रहा है। तो अभी सरकार बनी नहीं, अभी चुनाव ही लड़ रहे हैं, अभी से दुकान खोलकर 10-10 रुपया तस्वीरी कर रहे हैं। तो ये स्थिति है। आप जान लीजिए बिहार में अकेले दम पर भारतीय जनता पार्टी सबसे बड़ा गठबंधन है, सबसे बड़ी पार्टी है, लेकिन वो भी अकेले दम पर सरकार नहीं बना सकती है। हाँ, प्रशांत किशोर चुनाव लड़ रहे हैं, अच्छी बात है, घूम रहे हैं पूरे बिहार, एक उनका मार्केटिंग फंडा है, क्योंकि चुनाव लड़ाते हैं तो मार्केटिंग स्ट्रेटजी है, बिजनेस करते हैं, स्ट्रेटजी है, मार्केटिंग स्ट्रेटजी है, कैसे मीडिया में छाया रहना, कैसे मार्केट में बना रहना। तो ये स्ट्रेटजी के तहत वो मार्केट में बने हुए हैं, ऐसा बयान देते हैं कि भाई मीडिया उस पर चर्चा करे, डिबेट करे, मार्केट में बने रहे, चर्चाएं बने रहे। लेकिन आप जान लीजिए रिजल्ट, आप जान लीजिए 5% वोट ले आए, 10% वोट ले आए प्रशांत किशोर, लेकिन सीट नहीं ज्यादा उन्हें आने वाली है। मुझे लगता है कि 2 अंक में भी आ जाए खुद तो बड़ी बात है, 2 अंक में भी आ जाए तो बहुत बड़ी बात है। जो भी कैंडिडेट जीतेंगे वो अपने दम पर जीतेंगे, ना कि प्रशांत किशोर की पार्टी के दम पर। उन्हें कौन सा वोट आए? नीतीश कुमार ने डेवलपमेंट का एक बड़ा वर्क किया है पिछले 20 वर्षों में। नीतीश कुमार ने कुछ कमियां हैं, अलग बात है, नीतीश कुमार ने कमियां हैं, उन्होंने कुछ गलत निर्णय लिया है, लेकिन उनके नजर में वो सही निर्णय। लेकिन डेवलपमेंट की बात अगर की जाए बिहार में, सड़क का, भवन का, मतलब आवागमन का, क्राइम कंट्रोल का बहुत हद तक उन्होंने किया था। हाल के दिनों में भले क्राइम बढ़ गया है, लेकिन डेवलपमेंट वर्क तो नीतीश कुमार ने किया है, इसमें तो कोई डाउट नहीं। महिलाओं में जागरूकता लाया है, महिलाओं को आरक्षण दिया है, अति पिछड़ी जातियों को आरक्षण दिया है। तो नीतीश कुमार ने एक नई लकीर खींची है। सर ये बोल रहे हैं कि ये जो लकीरें हैं या जो नीतीश कुमार के काम हैं, ये सब पुराने काम हैं। आरक्षण लाया, ईबीसी के लिए लाया, कोटा विदिन कोटा ले आया, सड़क बनवाया, जो भी चीजें हैं ये शुरू के 8-10 सालों में रही है। जैसा कि आपने अभी कहा भाई कि हाल के दिनों में क्राइम का रेट बढ़ा है, तो क्राइम वगैरह जो बढ़ा है या जो चीजें, तो अब क्या माना जाए कि नीतीश की सरकार वाकई में ढलान की ओर है? देखिए इसमें कोई डाउट नहीं, 20 सालों तक सरकार में रहे तो एंटी इनकम्बेंसी फैक्टर होता है। नीतीश जी का स्वास्थ्य भी उनका साथ नहीं दे रहा है, उम्र का प्रभाव है, तो एंटी इनकम्बेंसी फैक्टर तो है ही जी, एंटी इनकम्बेंसी। लेकिन गठबंधन अभी मजबूत गठबंधन है, भारतीय जनता पार्टी उनके साथ है, चिराग पासवान उनके साथ है, उपेंद्र कुशवाहा उनके साथ है, जीतन राम मांझी उनके साथ है। हाँ, चिराग पासवान अगर निकल जाते हैं तो प्रशांत किशोर की बात सही हो जाएगी, तो 2020 कर सकता है, वही 25 सीटों पर नहीं आएंगी, भाजपा भी 25 से 30 सीटों पर आ जाएगी अगर केवल चिराग पासवान निकल जाते हैं तो। अच्छा, दोनों तब उनकी बात नहीं हो सकती है, क्योंकि चिराग पासवान का जो 5% 6% वोट है वो डिसाइडिंग फैक्टर है, वो जिधर जाएगा उसका पलड़ा भारी होगा। अगर चिराग पासवान अकेले भी लड़ जाते हैं पूरे बिहार में तो तेजस्वी यादव की सरकार बन जाएगी और एनडीए गठबंधन बहुत ही निचले पायदान पे चले जाएंगे। हाँ, चिराग पासवान और प्रशांत किशोर मिलकर गठबंधन करते हैं तब एक त्रिकोणात्मक मुकाबला होगा बिहार में, एनडीए, इंडिया और प्रशांत किशोर चिराग पासवान का। लेकिन अकेला चना भाड़ नहीं फोड़ सकता है, अकेला न प्रशांत किशोर कुछ कर सकते हैं, न नीतीश कुमार कुछ कर सकते हैं, न भाजपा कुछ कर सकती है। अब फिलहाल अभी तक तो ऐसा एग्जांपल नहीं दिखा, जैसे आरजेडी इतनी बड़ी पार्टी है, कहते हैं कितना बड़ा वोट बैंक है और बेस है, सब कुछ अच्छा है, लेकिन 22 सीटों पर सिमटी गई थी पुराना चुनाव जब देखें 2010 वाला। अभी भी आरजेडी, अगर अभी भी आरजेडी एनडीए जिस प्रकार का गठबंधन है तो अभी भी आरजेडी फिर वही स्थिति पर आ सकती है, 25-30 सीटों पर सिमट सकती है, इसमें कोई बड़ी बात नहीं। अगर एनडीए मजबूती से लड़ेगा और भाजपा जो इंटरनली पिछले बार नीतीश कुमार को हराने का प्रयास किया गया था भाजपा द्वारा चिराग पासवान को खड़ा करके, फिर अगर इस बार नहीं किया जाएगा तो फिर आरजेडी 25 से 30 सीटों में सिमट करके रह जाएगी। आरजेडी का जो वोट बैंक है बस वही तक है। पिछले बार भी आरजेडी जो सबसे बड़ी पार्टी बनी है तो ड्यू टू चिराग पासवान ने वोट काटा तभी आरजेडी सबसे बड़ी पार्टी बनी है, नहीं तो आरजेडी का वही वोट बैंक है और उतना वोट से वो 50 सीट से ज्यादा नहीं चुनाव जीत सकती है, 50 सीटों से ज्यादा। हाँ, कहा जाता है इधर बिखराव होगा तभी आरजेडी को सत्ता आएगी, आरजेडी पावर में आएगी, लेकिन गठबंधन मजबूत है, इसलिए आरजेडी की भी राह मुश्किल है, प्रशांत किशोर की भी राह मुश्किल। ठीक है, पंकज सर के पास चलेंगे। पंकज जी, जो
ये बयान है प्रशांत किशोर का कि 25 सीटें रहेंगी। कुछ लोगों का ये कहना है कि इस बार प्रशांत किशोर जदयू के लिए चिराग पासवान बनने वाले हैं। चिराग पासवान की तरह ही प्रशांत किशोर चुनाव लड़ेंगे, जदयू को नुकसान पहुंचाएंगे। और अब इस तरीके का बयान बीजेपी के लिए तो बयान नहीं दे रहे हैं कि बीजेपी इस बार 25 सीटों में आ जाएगी। आरजेडी के लिए ये जरूर कह रहे हैं तीसरे नंबर की पार्टी रहेगी, हम दूसरे पे रहेंगे, आप टॉप पे रहेंगे, हम या तो अर्श पे रहेंगे या तो फर्स्ट पे रहेंगे। लेकिन बीजेपी के लिए कम से कम ऐसी बातें नहीं कर रहे हैं। क्या ये माना जाए कि इस बार चिराग पासवान प्रशांत किशोर ही बनेंगे? आवाज सर म्यूट है। जी जी ठीक। अंकित जी, निश्चित रूप से हाँ हालांकि जो जो दावे कर रहे हैं प्रशांत किशोर जी नीतीश कुमार के 25 सीटों पर सिमट जाने की, मुझे थोड़ा सा ये अतिशयोक्ति लगती है। ये थोड़ा कहना जल्दीबाजी होगी। कई चीजें हैं जो कि अभी तय नहीं है। गठबंधन पूरी तरह शेप नहीं लिया है। इस स्थिति में कुछ भी कह पाना, खैर वो मान लिया सूत्रधार हैं जनसुराज के, वो चाहे जो दावे कर लें, जितना पर सिमटा लें नीतीश कुमार को, तो ये तो कहने की बात होगी। हाँ, लेकिन ये तय है कि निश्चित रूप से जनसुराज जो है आने वाले दिनों में दोनों ही गठबंधन के लिए चुनौती बन सकते हैं, इसमें कोई शक नहीं। आप ये नहीं कह सकते हैं कि वो सिर्फ जदयू को ही नुकसान पहुंचाएगा या फिर भाजपा को नुकसान नहीं पहुंचाएगा या फिर महागठबंधन को ही नुकसान पाएगा, ऐसी कोई बात नहीं है। बड़ी बात ये होगी, देखना दिलचस्प ये होगा कि वो जब टिकट का बंटवारा करेंगे तो वो किस तरह से टिकट का बंटवारा करते हैं, उनका फोकस क्या रहता है। जैसे जो बातें निकल कर आती है, जो गाहे बगाहे वो खुद भी बोल चुके हैं, और जैसे चर्चा है कि जो मुस्लिम बिरादरी के 40 लोगों को वो टिकट देंगे। इसके अलावा अधिक से अधिक संख्या में उनकी नजर जो है अति पिछड़ों पर होगी। तो जाहिर सी बात है कि अगर मुस्लिम को 40 सीट वो देते हैं, 40 जगह से लड़ाते हैं, तो उसका सीधा इम्पैक्ट महागठबंधन पर पड़ेगा। अति पिछड़ों को जितनी अधिक वो टिकट देते हैं तो उसका जो है जदयू, सबसे ज्यादा जदयू पर, चूंकि आप मानिए या ना मानिए, सच यही है कि अति पिछड़ों पर सबसे अधिक हिस्सेदारी जदयू के ही खाते में जाती है। तो उसके बाद फिर थोड़ा बहुत भाजपा भी उससे प्रभावित होगा। और अगर वो अधिक से अधिक सवर्णों को टिकट देते हैं तो निश्चित तौर पर उससे भाजपा को नुकसान होगा। तो कुल मिलाकर के ये तय होगा, ये आप उस समय में आप कह पाने की स्थिति में होगी कि कौन कितना नुकसान में रहेगा। सर, इस चीज को प्रशांत किशोर भी मानते हैं। अभी हाल फिलहाल में बयान भी उनका चल रहा है कि वो कह रहे हैं कि दो तरह का वोट बैंक है। एक वोट बैंक वो है जो भाजपा का वोटर है, और भाजपा का वोटर जो हिंदुत्व के नाम पे इन सब चीज़ों पे वोट करता है। हिंदुओं में भी एक ऐसा वोटर है जो वो कह रहे हैं कि गांधी को या अंबेडकर को मानने वाला वोट है, और वो कुछ मुस्लिम जो हैं, इस तरह के जो लोग हैं, वो सब मिलके एक नया समीकरण बनाए, एक नया वोट बैंक बनाए। तो क्या ये माना जाए कि प्रशांत किशोर भी इस चीज को मान रहे हैं कि बीजेपी का वोट हिलने वाला नहीं, वो मजबूत वोट है, सेंध हमारी हो सकती है तो आरजेडी के वोट बैंक में, जदयू वोट बैंक में? निश्चित तौर पर आप जो कह रहे हैं उसमें कुछ हद तक हकीकत भी है। लेकिन आप देखिए कि अब जो प्रशांत किशोर अपने को कुछ पार्टी विथ डिफरेंस की बात करते हैं, वो अपने को कुछ अलग बिहार बदलने की जो बात करते हैं, 2 दिन पहले क्या हुआ, किशनगंज में उन्होंने भी जो अल्पसंख्यक बिरादरी के साथ मीटिंग की, तो वहां उन्होंने विशेष टोपी का वितरण किया और मीटिंग में पैगंबर और धर्म का हवाला देकर के उन्होंने समर्थन मांगा था। तो कुल मिलाकर के प्रशांत किशोर भी उसी रंग में रंगते हुए नजर आ रहे हैं जो अन्य पार्टियां बाकी पार्टियां करती रही है। कोई अल्पसंख्यक के साथ जा रहा है तो कोई बहुसंख्यक के साथ जाता रहा है। तो इस स्थिति में जो है प्रशांत किशोर भी कुछ बहुत नया करते हुए नहीं दिखाई दे रहे हैं। अगर वो दावा कर रहे हैं तो चलिए, वो ठीक है, वो दावा करेंगे ही, लेकिन वो कुछ नया नहीं कर रहे हैं। अब वहाँ वो कह रहे हैं, किशनगंज में उन्होंने कहा था कि आबादी के अनुपात में आपके 40 विधायक होना चाहिए, लेकिन आपके 19 विधायक ही हैं। तो इन तमाम चीजों को आप जब देखेंगे तो फिर प्रशांत किशोर भी वही करते नजर आ रहे हैं जो कि राजनीति में चलता है, बनता है। तो वही है, इश्क और जंग में सब कुछ जायज है, तो प्रशांत किशोर भी उसी ढर्रे पर निकल चुके हैं। तो अब कहना मुश्किल नहीं होगा कि आने वाले समय में चिराग की भूमिका में भी प्रशांत किशोर, क्योंकि देखिए
कि अगर प्रशांत किशोर, क्योंकि वो उपचुनाव का उनका रिजल्ट देख लीजिए, 10% उपचुनाव में उन्होंने मत प्राप्त किया था। और अगर प्रशांत किशोर, हम न्यूनतम की ही बात कर देते हैं, 2 से 5,000 या 10,000 तक भी हर सीट पर, न्यूनतम अगर 2,000 भी वोट वो लाते हैं हर सीट पर, तो आप समझ सकते हैं कि कितनों का वो गणित गड़बड़ा सकते हैं। अंकित जी। ठीक ठीक, विवेक जी के पास चलेंगे। और विवेक जी, जो आरोप लग रहे हैं आप सुन पा रहे हैं? जी आ रही है आपकी बात। ठीक है। एक तो आरोप यह है कि प्रशांत किशोर चुनाव के वक्त ऐसे बयानबाजी जानबूझ के कर रहे हैं ताकि इस तरीके का माहौल बने। एक आंकड़े, लगातार कुछ भी आंकड़े वो दे रहे हैं, या इस तरीके की टिप्पणी कि संजय जायसवाल जैसे टुटपुंजिया नेता, इसका दुर्दिन आता है तो ही प्रशांत किशोर से टकराता है। मतलब ये थोड़ा सा लगता नहीं कि जैसे कोई धारावाहिक चल रही हो या धमकी देने वाली चीज हो, कि रामायण में होता है कि रावण या कोई भी एक ऐसे बयान दे देता है किसी नेता के प्रति, या तेजस्वी यादव के प्रति एक बयान दे देना कि अरे भाई इनसे नाचना भी नहीं आ रहा है, ये पूरी तरीके से फेल हैं, कोई एक काम तो कर लें, या फिर अचानक से मंगल पांडे पे इस तरीके कमेंट कर देना। थोड़ा सा ये आरोप नहीं लग रहा है कि ये ज्यादा टाइप का बयान देते हैं, थोड़ा बढ़ चढ़ के बयान देते हैं, या फिर आपको लगता है कि अब एकदम से ये इस चीज की ही जरूरत है, समय की मांग यही है, क्योंकि अभी तक जो चीजें चल रही थी बहुत ही रिपीट में चल रही थी, प्रशांत किशोर कुछ नया कर रहे हैं? थैंक यू, बहुत बहुत धन्यवाद अंकित जी। एक तो आपके डिबेट की एक अच्छी बात लगती है कि आप सबको बराबर प्लेटफॉर्म देते हैं, और मैं किसी को डिसरिस्पेक्टफुल वैसे नहीं बोलना चाहता हूँ। देयर आर लॉट ऑफ सीनियर एंड वेटरन्स, एंड बिकॉज शाहीन जी ने अंग्रेजी में जवाब दिया, तो आई वुड ऑल्सो लाइक टू शेयर फ्यू थिंग्स कि यू नो, एंड आई डोंट वांट टू बी डिसरिस्पेक्टफुल टू हिम। सी अंडरस्टैंड कि हाउ रेस्टलेस एंड अनईजी ही वाज व्हेन ही सेड कि ये कौन लड़का है, किसको प्लेटफॉर्म दे दिया आपने, जनसुराज को इतना क्या प्लेटफॉर्म दे रहे हैं। अरे बिहार की जनता ने तो आप लोगों को 20 साल प्लेटफॉर्म दे रखा है। एंड व्हाई आर यू सो अनईजी सर, कि मैं लालू जी का लड़का नहीं हूं, मैं शकुनी जी का लड़का नहीं हूं, मैं बिहार के उन 1200 परिवार का लड़का नहीं हूं जो पिछले 40 साल से बिहार को सबसे गरीब राज्य और गर्त में लेकर गए हैं। एंड कैन ही एक्सप्लेन दैट डिस्पाइट हिज गुड गवर्नेंस, व्हाई इज बिहार स्टिल number 1 when it comes to multidimensional poverty? Why is Bihar languishing at the bottom when it comes to education quality? Why every other child is undernourished? ठीक है, हिंदी में विवेक जी, दर्शक तो हमारे बिहार के ही है ना। कोई रिक्शा चलाता है, कोई ठेला चलाता है, कोई होटल पे है, कोई भी देख रहा होगा, हमारा ऑडियंस तो हर आम एक नागरिक है। प्लेटफॉर्म दिया, सबको बराबर प्लेटफॉर्म दिया। कैन ही एक्सप्लेन कितनी इनकी अनईज हो गई, कितना इनको चिढ़ मच गई कि ये कौन लड़का है। अरे नहीं है लालू जी के लड़के, नहीं है शकुनी जी के लड़का, मैं बिहार के साधारण परिवार का लड़का हूं, जिसने इस व्यवस्था के बावजूद बाहर गए, पढ़ाई लिखाई करके आए। उन चीजों पे गर्व नहीं करता हूं कि बिहार के बच्चे अगर बॉम्बे नहीं जाएंगे तो गटर कैसे साफ होगा। उन चीज पर गर्व नहीं करता हूं कि बिहार के बच्चे कैसे जाएंगे तो वहां सब्जी कौन बेचेगा। अरे बिहार के बच्चे अगर महाराष्ट्र को बना सकते हैं तो बिहार को भी बना सकते हैं। उस परिवार से हूं। डोंट बी सो अनरेस्टलेस एंड अनईजी सर। अब आपकी बात पर आता हूं। ये कह रहे हैं हमारे नेता को आप बीमार कहते रहते हैं हमेशा, ये भी तो गलत है ना। प्रशांत किशोर हमेशा भाई तो आप प्रूफ कर दीजिए, आपके हर नेता तो मानहानि करते, मानहानि का केस क्यों नहीं कर रहे हैं प्रशांत जी ऐसे पर? तो फिर कोई भी आरोप लगाता रहेगा, प्रूफ करते फिरेंगे फिर। भाई आरोप कहां लगा रहे हैं, ये हम लोग लगा रहे हैं। आप ही के, इन्हीं के दल के नेता आदरणीय, जैसे मैं बीमार नहीं हूं, इसको कैसे प्रूफ किया जाएगा, आप बता सकते हैं क्या? अंकित जी हमारी शब्द नहीं है। सबसे पहले तो इन्हीं के दल के नेता आदरणीय सुशील मोदी जी, जो हमारे बीच में नहीं है, उन्होंने ये कहा था। और ये बात कोई छुपने वाली तो है नहीं, ये तो अब हर आदमी दिख रहा है। और आप सोचिए कि अगर आप पायलट हैं और आपकी मानसिक स्थिति ठीक नहीं है, जिस कारण से भी, एज के हिसाब से, कोई ये गलत बात नहीं है। उम्र के साथ साथ हर करियर में उम्र का तकाजा होता है। अगर मेरे बाबूजी भी 70, 75, 80 साल के होंगे तो वो भी उस तरीके से काम नहीं कर पाएंगे जैसे वो 50 साल में कर रहे थे, 60 साल में कर रहे थे। उम्र का तकाजा होता है। तो भाई अगर आप पायलट हैं और आप 40 लोग को फ्लाई कर रहे हैं तो आपका चेक होता है हेल्थ। आप 14 करोड़ लोगों के कहीं ना कहीं मुखिया बने हुए, तो आपका हेल्थ चेकअप देने में क्या दिक्कत है भाई? आप अगर सिपाही का एडमिशन लेते हैं, आप ले लेंगे बिना मेरे हेल्थ चेकअप के? तो लोकतंत्र में अगर आप बिहार के राजा बन रहे हैं तो आपका हेल्थ चेकअप होना चाहिए, फिजिकल और मेंटल। एक्सप्लेन दैट टू मी एंड आई एम सेइंग दिस विद ऑल रिस्पेक्ट। जीएम सहीन जी ये कह रहे हैं कि हेल्थ चेकअप इनको दे दीजिए, उनका स्वास्थ्य सही है कि नहीं है, पहली चीज। दूसरी चीज है कि अगर प्रशांत किशोर आए हैं, कुछ बोल रहे हैं, कुछ बातें कर रहे हैं, और पॉलिटिक्स में सबको आने का हक है। बस अंकित जी प्लीज लिसन टू मी।
ये जो बात कर रहे हैं ना, अभी मैं आई एम क्रॉसिंग 64, ये किनको समझाने की कोशिश कर और कौन से बिहार को, बिकॉज मेरे पत्रकार साथी बैठे हैं, कौन से बिहार को कैसा मिला था हमें बिहार, मैं पत्रकार साथियों से पूछूं, जब बिहार हमें मिला किस सूरत में मिला, किस हाल में मिला। मैं किसी की, देखिए मैं यहां पर पर्सनली मेरी टिप्पणी नहीं है। अरे अभी आप लोग आए हो, इलेक्शन लड़ो, मेंबर पार्लियामेंट आपके 2-3 आ जाए, आप एमएलए 2-4 लाओ, तब जाकर आप बात करिए किसी भी प्लेटफॉर्म पर। मैं कम मना कर रहा हूं आपको, नहीं करिए, डेमोक्रेसी है। आप आइए, इलेक्शन जीत के आइए, फिर हमारे साथ बात करिए। आप जिस हाल में बिहार हमें मिला, ये मेरे पत्रकार साथियों से पूछे, अभी 20 साल भी कम लग रहे। जिस रफ्तार से हमें डेवलपमेंट करना है, बिहार को आगे बढ़ाना है, मैंने 2-3 चीजें ही गिनी आपके सामने। मेरे पास कोई, मैंने आपको ये कहा कि आपका पावर जो है, बिजली हमने 105 यूनिट फ्री कर दिया, हमने पेंशन दिया, जर्नलिस्ट साथियों को दिया, हमने ओल्ड एज पेंशन दिया। अरे भैया, मेरे को टाइम्स नाउ ने एक दफा पूछा कि बजट जो इस साल, ये जो बात कर रहे हैं, बड़ी बड़ी बातें कर रहे हैं चैनल्स पे, मेरे को टाइम्स नाउ ने एक दफा पूछा कि भाई ये बजट बिहार का है देश का? मैंने कहा साहब, देश का बजट पास हुआ और सबसे ज्यादा पैसा कहाँ आ रहा है? बिहार में आ रहा है। ऐसे तो नहीं आ रहा है ना भैया, ये तो तब जबकि गठबंधन की सरकार है, जब डबल इंजन सरकार चल रही है। और दूसरी बात कि हम लोगों की भी एज कल को जानी है, हम कहाँ मना कर रहे हैं? हम लोग क्या रोज थोड़ी जवान रहेंगे यार? लेकिन एक ऐसे व्यक्ति जिनको बिहार का महापुरुष कहलाया जाता है, जिन्होंने कुर्बानी दी, चाहते तो देश में रहते, दिल्ली में रहते, कितनी दफा भाजपा की तरफ से भी उनको ऑफर आया था, लेकिन नहीं माना, नहीं रहे, बोला नहीं, बिहार को सब ठीक करना। अभी 2 दिन पहले दिल्ली आए थे, 2 बजे की, दूसरे दिन जाना था, एक दिन पहले ही बता दिया कि नहीं भाई बिहार चलो, मेरी टिकट लाइए, मैं बिहार वापस जाना चाहता हूँ। अरे कौन आदमी इतना करता है, सब कुछ घर बार छोड़ के? नहीं ठीक है, मुख्यमंत्री तो हैं नीतीश कुमार, मुख्यमंत्री हैं, तो इससे क्या चाहिए? हर इंसान को तो इससे प्रदेश का सबसे बड़ा पद मिला ही है। अभी मेरे को यही साथी बता दे, ये जो बैठे हैं पैनल पे, नीतीश कुमार ने कोई अपना घर बनाया भी है, नहीं बनाया? रिटायरमेंट होने के बाद कहां जाएंगे? कोई घर है उनके पास? 2 चप्पल जोड़ियां हैं और 2 कमीज सलवार है, तनख्वाह जो है वो भी चैरिटी में जाती है। तो इस तरीके से ये जो इल्जाम लगा रहे हैं, जो मुझे लगता है कि ये हमारे लिए एक अच्छा है, इसलिए क्योंकि जिस एज में आज नीतीश कुमार है, कल को हम लोगों ने भी उस एज में पहुंच रहे हैं। हमें सीखना चाहिए कि बड़े नेताओं ने क्या क्या किया, हमें इन लोगों से जो है एक शिक्षा लेनी चाहिए। मैं नहीं कहता हूं हमारा आशीर्वाद है इनके साथ, ये भी आकर 2-3 सीटें लाए, 2-3 सीटों से ज्यादा तो लाएंगे नहीं, ये हम भी जानते हैं, आप भी जानते हैं। इलेक्शन के बाद सेम टीवी चैनल पे आप लोग आपसे मिलेंगे। नहीं, चुनाव के बाद क्या होगा ये तो किसी को कंफर्म नहीं है, ये तो सिर्फ विवेक जी बोल सकते हैं, क्योंकि ये लोग बड़ी बातें जैसे बता रहे थे कि आपका अटेंशन डाइवर्ट करना, उधर की बात करना, इधर की बात करना, कभी बीजेपी 20 सीटों से ज्यादा नहीं लाएगी, ममता 10 सीटों से ज्यादा नहीं लाएगी, यहाँ कांग्रेस। अरे तुम अपना देखो ना, तुम अपना क्या कर रहे हो? तुम्हारा योगदान बोल रहे हैं कि मैं शीर्ष पे रहूंगा। मैं किसी जगह अपोज नहीं कर रहा हूं, मैं इतना बता रहा हूं, ये खाली ये बताए कि इनका वजूद क्या है, इनका स्टैंड कहां पे। ये खाली बता दें कि ये जो जनसुराज पार्टी जो बता रहे हैं, इन्होंने बिहार के लिए कुछ किया है आप आज तक? कोई काम किया है क्या? सिवाय ट्विटर हैंडल को इस्तेमाल करने के बगैर और फेसबुक चलाने के बगैर क्या उन्होंने कुछ और भी किया है बिहार के लिए? कभी दिल्ली में गए धरना के लिए? कभी फंड्स मांगे हैं बिहार के लिए? कभी पानी की व्यवस्था ढूंढी है, बिजली की व्यवस्था ढूंढी है इन लोगों ने? कोई हॉस्पिटल की डिमांड की है क्या? कोई स्कूल बनाया है क्या? कोई कॉलेज बनाया? नहीं, वो सरकार में सर नहीं रहे तो फिर कैसे बनाएंगे? नहीं है तो डिमांड कभी रखी, कभी दिल्ली में बात की, कभी अपने शहर के लिए कुछ मांगा? बताइए विवेक जी, बताइए। आपकी तो बड़े नेताओं से बात होती है ना, आपके नेता की, प्रशांत किशोर बड़े नेता रहे हैं, दिल्ली तक उनकी पहुंच रही है। मैं मना कहाँ कर रहा हूँ, लाए कुछ सीटें लाए, 1-2 सीटें भी लाते तो वो भी जनसराज का एक जन्म हो जाएगा। अभी तो जन्म भी नहीं है भाई, अभी आप लोगों ने बिहार के अंदर जन्म भी नहीं लिया, अभी एक पंचायत मेंबर नहीं है आपके पास, एक सरपंच नहीं है। ठीक सर, ठीक कितनी बड़ी बातें कर रहे हो, विवेक जी, जैसे दिल्ली आप चला रहे हो, जैसे आप पूरे देश की सरकार, अरे बहुत जनसराज, अरे कौन मना कर रहे हैं? तुम पंचायत जीत कर तो आ जाओ पहले,
आप एक दफा सरपंच लाओ, मैं मानता हूँ। चलिए विवेक पंचायत जी, की तो विवेक जी जीएम प्रतिक्रिया लेते हैं, शाहीन फिर मैं जीएम शाहीन चलूंगा नहीं अपने बोलेगा जिस दिन आप लोग पंचायत लाओ। वरिष्ठ जनों के पास चलूंगा। विवेक जी बताइए। अंकित जी, आप मुझे बार बार बुला रहे थे, फिर भी मैं शाहीन जी को इंटरप्ट नहीं करना चाहता था। ये हम लोग के नहीं ठीक संस्कार है, है, वो सही प्रक्रिया है। हम लोगों से बड़े हैं और उनकी बात सुननी चाहिए। उन्होंने भी नहीं किया था आपको। और नीतीश जी का बहुत सम्मान है। हम कभी नहीं करें कि नीतीश जी ने कोई गलत काम किया है, करप्ट हैं, लेकिन आप ये समझिए कि भाई सचिन तेंदुलकर बिल्कुल अच्छे क्रिकेटर हैं, तो क्या जिंदगी भर आप सचिन तेंदुलकर ही खेलते रहेंगे? भाई 20 साल तो आपको मिला, आप कब तक 1990 और 95 पर वोट लेते रहेंगे? कब तक आप लालू जी के डर से, नीतीश और नीतीश से डरकर लालू को वोट जनता देती रहेगी? लोकतंत्र में अगर विकल्प नहीं होता है तो सरकार समाज पर हावी हो जाती है। आप जितने मैच्योर डेमोक्रेसी को देखेंगे, जब तक लोकतंत्र में अच्छे विकल्प होते हैं तो समाज सरकार पर हावी रहता है, और वहीं पर मेरा जवाब एक सुनिए प्लीज। मेरा सरकार पर हावी हो। मैं ओपन टेलीविजन डिबेट में बताना चाहता हूँ। देखिए, इस वक्त लाइव देख रहे हैं आपके टेलीविजन को। मैं एक बात बताना चाहता हूँ, 1 मिनट सुन लेते हैं। हाँ बताइए। मैं विवेक जी को बता दूं, विवेक भाई, जब सरकार बनी तो हमने बीजेपी के सामने अपना प्रस्ताव रखा। नीतीश जी ने कहा कि मैं सीएम पोस्ट नहीं लेना चाहता हूं, और तब जो है मोदी जी एंड अमित शाह के बहुत कुछ कहने के बाद तब नीतीश जी ने माना कि ठीक है, मैं ये कुर्सी, आप ये जो कुर्सी की बात कर रहे हो, कम से कम नीतीश जी के लिए मत करिए, आप उनकी फिक्र नहीं करिए आप अंकित जी, बिकॉज उनको कोई लालच नहीं है। उनका एक ही ख्वाब है कि बिहार आगे बढ़े। वो आपके लिए भी है, हमारे लिए भी है, जो पत्रकार साथी है उनके लिए भी। अब विवेक जी इस पर बोल रहे हैं, फिर मैं उधर भी चलता हूँ। शाहीन जी, मैं कुछ बात रखना चाहता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद। मैं आपकी बात को सुना बिल्कुल पेशेंस से। मैं ये कह रहा हूं कि भाई नीतीश जी की बात ही नहीं अंकित भाई, बात है व्यवस्था परिवर्तन की। कि भाई बिहार में जिन नेताओं ने इनकी सारी बात को मान लें कि इन्होंने सारे अच्छे काम किए, विकास का काम किया, रोड बनाया, बिजली लाया, सारी बातें को मान लिया जाए, उसके बाद भी बिहार 1990 में भी इस देश का सबसे गरीब राज्य था, 2005 में भी इस देश का सबसे गरीब राज्य था, और 2025 में भी सबसे देश का गरीब राज्य है। तो क्या बिहार की जनता डिजर्व नहीं करती है कि व्यवस्था परिवर्तन हो? यही बात तो हम लोग कह रहे हैं, और उनके पास एक विकल्प रखा जा रहा है और वो बदलाव की मांग कर रहे हैं। तो क्यों बिहार की जनता को कहा जा रहा है कि नहीं भैया यही रहेंगे? दूसरी बात, ये बार बार 1990 और 95 की बात कर रहे हैं कि मुझे बिहार कैसा मिला। अरे अगर 1990 और 95 की बात कर रहे हैं तो जिन्होंने बिहार को उतना पीछे ढकेल दिया, उन्हीं से तो गलबैया करके 3 साल आपने सरकार चलाया है। बिहार में तो विपक्ष ही नहीं रहा है। बिहार का दुर्भाग्य ये है कि बिहार को पहली बार कोई विपक्ष मिल रहा है। बिहार में तो आज अगर नीतीश जी तेजस्वी को बोलेंगे तो तेजस्वी जी कूद कर इधर आ जाएंगे और बोलेंगे ये विकास पुरुष हैं, बिहार स्कॉटलैंड बन गया है, बिहार में शिक्षा नंबर 1 हो गया है, और उधर चले जाएंगे तो फिर अंड बंड बात करेंगे। भाई बिहार की दुर्भाग्य है कि बिहार को 40 साल में विकल्प ही नहीं मिला है। सत्ता और पक्ष क्या है यही पता नहीं है। पंकज जी के पास चलेंगे। बात ये कर रहे हैं कि 1990 में ये था, 95 में ये था, तो इतना खराब था तो आप 3 साल 4 साल उनके साथ गलबैया क्यों कर रहे थे? ठीक, आपकी बात से मैं पंकज जी के पास चलता हूं। सर, विवेक जी जैसा कह रहे हैं और ये बात सच भी है कि क्या आपको लगता है कि वाकई में एक जो विपक्ष का रोल होना चाहिए उसकी कमी दिखती है बिहार में? बीजेपी विपक्ष में रहती है, कभी सरकार में उनके साथ रहती है, आरजेडी विपक्ष में रहती है, सरकार में रहती है, तेजस्वी यादव अब तो कहने भी लगे खुल के, नहीं तो पहले कम से कम चाचा की बुराई नहीं करते थे और ये कहते थे कि ठीक है अब छोड़ के चले गए और हमने तो ये नहीं सोचा था कि आप चले जाएंगे। या बीजेपी हमेशा तैयार रहती, कहती हम नहीं लेंगे, लेकिन तुरंत बैकडोर से तुरंत बात होती है, फाइनल हो जाता है। क्या लगता है कि एक स्कोप है अभी भी, या अभी एक ये है कि हाँ इन दोनों लोग जो बार बार आ रहे हैं उनसे कुछ अलग पॉलिटिक्स की डिमांड है बिहार की? अंकित जी, अंकित जी ये सही है कि अब पहले हम शाहीन जी की बात कर लें। ये जो बता रहे थे कि जो इतना कुछ हुआ है, कैसा बिहार मिला था, तो देखिए ये समझने की चीज है कि अगर 90-95 की तुलना आप आकर के 2025 में करते हैं तो ये कतई स्वाभाविक नहीं है। कैसा बिहार, विकास क्या है कि एक सतत प्रक्रिया होती है। 90-95 में अगर बिहार की हालत खास्ता थी तो इसका मतलब ये नहीं कि जो आज अगर सड़क और बिजली यहाँ उपलब्ध है तो बिहार बहुत कुछ बदल गया है। बिहार में आज भी बहुत कुछ बदलने की जरूरत है। यहाँ संभावनाएं हैं, यहाँ बेहतर हो सकता है। ठीक कह रहे थे विवेक जी कि आज भी सबसे गरीब राज्यों में बिहार शुमार है, इसमें कोई
शक नहीं है। रही बात उनके कार्यकाल की, निसंदेह नीतीश कुमार जी ने बेहतर काम किया है, लेकिन अगर उनकी तुलना अगर आप 2005 से 2010 की तुलना अगर 20 से 25 करें तो मेरा मानना है, एक मतलब पत्रकार के नाते नहीं, मैं एक सामान्य नागरिक के नाते कह सकता हूं कि लगभग वो हर मोर्चे पर विफल रहे हैं। और क्या कहते हैं, और खास करके जो भ्रष्टाचार के मामले में पूरी तरह से जो बिहार की सरकार है वो विफल रही है। तो इन विफलताओं को अगर देखें तो निश्चित तौर पर जो है सो एक मजबूत विपक्ष की जरूरत यहाँ महसूस हो रही है, ताकि जो कमियां हैं उसे दूर किया जा सके। ऐसी स्थिति में अगर हो सकता है, जो विवेक जी कह रहे हैं, जो सपने दिखा रहे हैं लोगों को, जो सपने बुन रहे हैं कि वो एक नया बिहार लाएंगे, नया बिहार बनाएंगे, लेकिन मुझे बहुत ज्यादा अभी फिलहाल उम्मीद ऐसी नहीं दिख रही है। क्योंकि आप बताएंगे कि जैसे कि खुद वो बोले थे 2 अक्टूबर 24 को स्थापना दिवस के मौके पर खुद प्रशांत किशोर ने कहा था कि जो या तो वो 200 सीट लाएंगे या फिर 4 से 5 पर सिमट जाएंगे। तो ऐसी स्थिति में वो कितना मजबूत विपक्ष बन पाते हैं ये तो अब समय ही बताएगा। अंकित जी। संतोष सर, समय समाप्त हो रहा है, एक अंतिम प्रतिक्रिया आपकी लेना चाहूंगा कि मजबूत विपक्ष की बात चल रही है और ये बोल रहे हैं कि हम अर्श पे रहेंगे या तो फर्श पे रहेंगे। क्या मूल्यांकन किया जाना चाहिए अभी फिलहाल देखने पे कि 25 सीटें ही मिलेंगी, या MY समीकरण नहीं है, YM समीकरण है, मुस्लिम और इन लोगों को डराया गया है इसलिए वो यादवों के साथ जाके खड़े हो जाते हैं? क्या ये चीज़ें हैं, या आप ये कह सकते हैं कि जो कहा जाता है कि नीतीश कुमार की 15% वोट बैंक अपना है, जिसमें से जाति का 6 ही है, बाकी उनके काम का वोट बैंक है, महिला वोट बैंक या EBC वोट बैंक, ये सब चीज़ें आज भी मौजूद हैं और उनका इम्पैक्ट है? आपकी प्रतिक्रिया? देखिए, निश्चित तौर पर नीतीश जी का अपना एक वोट बैंक है जो 15% है, घटेगा 10% वोट, लेकिन वो वोट बैंक उनके साथ रहेगा। उन्होंने जो काम किया वो वोट बैंक उनके साथ जुड़ा है और वो हमेशा रहेगा उनके साथ, जब तक वो जीवित हैं वो वोट उनके साथ रहेगा। और उसी प्रकार भाजपा का वोट बैंक है, अपना जनता दल का वोट, RJD का वोट बैंक, सभी पार्टियों का एक वोट बैंक है। और जहां तक अभी बात है विकल्प की, तो विकल्प एक लालू का भय दिखा करके यहाँ जब विकल्प बना, क्योंकि सभी पार्टियां एकजुट हुई तब लालू प्रसाद सत्ता से हटे। बिहार की जो राजनीति है 90 के बाद, चाहे 90 के बाद से जो हुई है, जब तक एकजुट नहीं होंगे किसी को हटाना संभव नहीं। 90 में विश्वनाथ प्रताप सिंह जब सरकार बने थे तो 89 में कांग्रेस को हटाने के लिए सभी विपक्षी पार्टियां एकजुट हुई थी, तब कांग्रेस सत्ता से बेदखल हुई। और बिहार में भी उसके बाद 2005 में लालू प्रसाद का वोट बैंक, वैसे लालू प्रसाद से पहले शरद यादव हटे, फिर रामविलास पासवान हटे, लालू प्रसाद कमजोर होते चले गए। और 2005 में रामविलास पासवान भी नीतीश कुमार के साथ गए, सब लोग अकेले कैंडिडेट दे करके रामविलास पासवान लालू प्रसाद को हराने का काम किए। बाकी भाजपा, बाकी तमाम पार्टियां, पूरा प्रशासनिक संगठन सब मिलकर के लालू प्रसाद को हराने के अभियान में लगा, तब लालू प्रसाद सत्ता से बेदखल हुए। एक बार फिर वो स्थिति तभी बनेगी, आज नीतीश कुमार से निश्चित तौर पर एंटी इनकम्बेंसी है, नाराजगी है। डेवलपमेंट वर्क के बाद नीतीश कुमार ने बहुत डेवलपमेंट वर्क किया है, कुछ कमियां है, शिक्षा के क्षेत्र में उनका कमी है, भ्रष्टाचार का मामला उनके राज्य में बहुत ज्यादा बढ़ा है, भ्रष्टाचार, एजुकेशन व्यवस्था खराब हुई है, ये मामला छोड़ करके डेवलपमेंट किया है। लेकिन उनको हटाने के लिए जब तक पूरा गोलबंदी नहीं होगी तब तक उन्हें हटाया नहीं जा सकता। समय हो गया है और जहां तक हो गया। ठीक सर, विवेक जी अंतिम प्रक्रिया कुछ दे रहे थे आप? बस 1 सेकंड में बोलूंगा कि भाई बिहार की जनता वोट बैंक नहीं है, बिहार की जनता होशियार है, बिहार की जनता अब झुनझुने से मानने वाली नहीं है। 400 रुपया से आपने 20 साल 401 रुपया नहीं किया, आपने बिजली फ्री नहीं की। अब चुनाव के 2 महीना पहले आप युवा आयोग खोल रहे हैं, बिजली फ्री कर रहे हैं, रसोईया का पैसा बढ़ा रहे हैं। बिहार की जनता अब झुंझुना से नहीं मानेगी, उसको बदलाव चाहिए और बदलाव करके रहेगी। ठीक है, GM शहीन जी, विवेक जी, पंकज जी, संतोष सर, आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। फिलहाल बिहार में जो राजनीति चल रही है और जो चर्चे का विषय है वो यही है कि नीतीश कुमार के बारे में प्रशांत किशोर भले ही 25 सीटों का दावा कर रहे हैं, 25 से कम सीट आएगी, लेकिन अभी नीतीश कुमार का वोट बैंक और नीतीश कुमार का जनाधार ये इशारा साफ साफ कहता है कि इन बातों में अभी कुछ खास दम नहीं है। दूसरी बात यह है कि प्रशांत किशोर का अपना एक पक्ष है, वो राजनीति के जानकार हैं और उनका सर्वे है और जो उनको पहचान है उन सब चीज़ों पर वो काम कर रहे हैं। लेकिन जदयू यही कह रही है कि कम से कम 2-4 सीटें जीतिए, 10 सीटें जीतिए, उसके बाद इस तरीके का दावे करिए। बाकी राजनीतिक जानकार और वरिष्ठ पत्रकार ये कह रहे हैं कि प्रशांत किशोर
अभी फिलहाल अभी इस मैदान में है और जो आगे परिणाम आए उसके बाद ही डिसाइड होगा कि जदयू की स्थिति क्या है और गठबंधन में ही चुनाव निकाल सकते हैं। अकेले लड़ना बहुत मुश्किल बात है। आपकी इन तमाम विषयों पर क्या राय, कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। देखते रहे बिहार की बात। नमस्कार।